हेलो एवरीवन, मैं अनंत और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट। ये वीडियो मैंने स्पेशली एसीएफ पोस्ट के हिसाब से बनाया है और इसमें क्वेश्चंस और थ्योरी उसी तरीके से डिजाइन की है। मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम समझने का सबसे एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप ऐसे समझें कि केक कैसे बनाया जाए। केक बनाने की विधि, तो आपको चाहिए कुछ एग्स, कुछ फ्लोर यानी कि आटा, शुगर चाहिए और चाहिए आपको NaCO3। इन सबको मिक्स करके आपने कर दिया है हीट ओवन में डाल के और आपको केक मिल चुका है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि केक से आपको वापस से मिल जाए एग्स, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर केक बन गया तो वापस से उससे एग्स नहीं निकल सकते। दैट मीन्स ये जो बेकिंग प्रोसेस है, ये बेकिंग प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बाइक है और इस बाइक में मैंने पेट्रोल डाल के और मैंने इसको यूज कर लिया, तो जब मैं पेट्रोल को यूज कर रहा हूं बाइक के अंदर में, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, पेट्रोल को जला रहा हूं, बर्न कर रहा हूं। तो पेट्रोल को जब आप बर्न करते हो तो O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो। पेट्रोल इज अ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं। जब ये बर्न होता है तो आपको मिलता है CO2, H2O और बहुत सारा हीट। जो हीट है वही गाड़ी को आगे ले जा रहा है, वही इंजन के अंदर में यूज हो रहा है। अब एक बार आपने पेट्रोल को बर्न कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि CO2 और H2O को जोड़ के वापस से आप पेट्रोल ले आओ। यानी यहां पे भी आप देखिए कि बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। और क्योंकि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो इसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये वैसा ही है जैसे बेकिंग प्रोसेस जो था वो भी एक इररिवर्सिबल प्रोसेस था। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर आप, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है उसके अंदर में होता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड बनाया कैसे जाता है, तो वाटर के अंदर में CO2 हाई प्रेशर के अंदर में आप जब ऐड करते हो तो H2O और CO2 रिएक्ट होके बना देते हैं H2CO3। इसका उल्टा भी सही है, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और H2CO3 वापस से ब्रेक होने लगेगा टू गिव H2 एंड CO2, और वही CO2 यहां से बबल आउट होता है। यानी कि ये जो एक H2CO3 से CO2 बनने का प्रोसेस था, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आगे भी शिफ्ट हो सकता है और पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पे प्रोडक्ट रिएक्ट होके वापस रिएक्टेंट दे सके, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल सके, दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन। देन इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो, यानी कि जहां पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास H2O लिक्विड है, वाटर, इससे मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसे H2O गैस में, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर से वापस से H2O बन जाता है। यहां पे सिर्फ लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो जहां सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे हो उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम यहां पे, अगर हम NaCl सॉलिड है इसको वाटर में ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है NaCl एक्वस, और NaCl एक्वस से वापस से आपको NaCl सॉलिड मिल सकता है अगर आप एक्सेस में NaCl एक्वस को ले लो। यानी ये सॉलिड और एक्वस में सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा।
तो जहां सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो ऐसी इक्विलिब्रियम को कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्चुअल केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा, जैसे कि अगर हम देखें H2 गैस ऑन रिएक्शन विथ Cl2 गैस विल गिव HCl गैस। HCl गैस वापस से ब्रेक हो जाती है टू गिव H2 एंड Cl2। सो दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए H2, Cl2 एंड HCl तीन अलग अलग केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स के बीच में जब एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। देन तीसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एसिटिक एसिड जो कि होता है CH3COOH, इसको मैं वाटर में ऐड करता हूं तो CH3COOH ब्रेक हो जाता है टू गिव CH3COO-। ये एक्वस होगा, CH3COOH भी एक्वस चाहिए मुझे, प्लस H+। अब ये जो एसिटिक एसिड था जो कि एक वीक एसिड है, ये ब्रेक होता है टू गिव CH3COO- एंड H+। ये जो H+ एक्वस आ रहा है इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा। सो तीन तरीके के हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकते हैं। दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ केमिकल रिएक्शन को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा मैंने पहले बताया, जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके, आगे और पीछे दोनों तरफ, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन the reaction which proceed in one direction, that is the forward direction, and सो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जहां पे रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहां पे रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ शिफ्ट चलता है अंडर सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। सेकेंड पॉइंट, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होगी वो हमेशा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्ट होके रिएक्टेंट नहीं दे सकते। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में देखते हैं हम रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट होके रिएक्टेंट बना सकते हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कभी अटेन नहीं करती बिकॉज वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेंगी और कभी कंप्लीट नहीं होंगी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा दोनों ही मौजूद रहेंगे। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसको हम लोग सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डबल एरो आप हाफ एरो से बना सकते हो या कंप्लीट एरो भी हाफ करके बता सकते हो, बट आप ध्यान रखें कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला एरो नहीं चलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एरो नहीं होना चाहिए। डबल एरो ये हो सकता है या फिर ये वाला डबल एरो हो सकता है, बट नॉट दिस एरो। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, examples of irreversible reaction,
तो सबसे पहला टाइप हो सकता है यहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reactions are generally irreversible reaction। जैसे कि अगर हम NaCl aqueous में ऐड कर दें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये भी aqueous होता है। आफ्टर रिएक्शन वी गेट AgCl जो कि सॉलिड होगा, और सॉलिड होगा तो ये प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगा, तो यहां लिख दिया मैंने PPT प्लस NaNO3 दैट इज द एक्वस अगेन सॉल्ट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर मैं यहां पे कोई दूसरा सॉल्ट ले लूं, जैसे अगर मैं ले लेता NaI2 या NaI एक्वस प्लस PbNO3 aqueous, now PbNO3 2 होगा aqueous, then प्रोडक्ट आता है PbI2 solid, अगेन ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा प्लस NaNO3 aqueous। सो इन जनरल जितनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaOH को न्यूट्रलाइज कर दें HCl के साथ, तो NaOH एक्वस, HCl एक्वस, strong acid and strong base react to give salt NaCl aqueous plus H2O liquid। सो न्यूट्रलाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड टाइप रिएक्शन है अगर KClO3 सॉलिड को हीट कर दें हम, तो हमें मिल जाता है KCl प्लस O2 गैस। O2 गैस यहां से बाहर। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ, अगर हम कोई एक अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम इसको वाटर में ऐड कर दें टू गेट NaOH और साथ में H2, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। देन इसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं कि फिफ्थ है रिएक्शन इन ओपन वेसल। अगर ओपन वेसल में हम कराएं तो बहुत सारे रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल थी वो भी इरिवर्सिबल हो जाती है। तो यहां पे हम लिख लेंगे इवन रिवर्सिबल reaction become irreversible in open container या open vessel। एग्जाम्पल के लिए अगर हम CaCO3 सॉलिड को ओपन वेसल में लें तो हमें मिल जाएगा CaO सॉलिड
प्लस CO2 गैस, क्योंकि यहां से गैस CO2 बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहां पे हम लिख सकते हैं, NH4HS solid, it gives NH3 gas plus H2S गैस। अगर ओपन वेसल है तो ये ओपन वेसल में इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, जबकि ये क्लोज्ड वेसल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा होमोजीनस इक्विलिब्रियम या होमोजेनस रिएक्शन। होमोजेनस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें हम देख सकते हैं गैसियस फेज के एग्जाम्पल्स, सो H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2HI गैस। यहां पे देखिए रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में, सब एक ही फेज में है। देन दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। अगेन यहां पे भी सब गैस में। देन एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2NO गैस। Second example is in liquid phase। लिक्विड फेज में अगर हम एग्जांपल देखें, सो एसिड CH3COOH on reaction with C2H5OH liquid giving CH3COO C2H5, this is also liquid, and H2O liquid। यहां सब कुछ लिक्विड फेज में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड फेज होमोजेनस इक्विलिब्रियम। थर्ड वन, second is heterogeneous reaction। हेट्रोजीनस रिएक्शन हम देखते हैं, ऐसी रिएक्शन होगी जहां पे एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो। सो इट इज हैविंग मोर देन वन फेज प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए, जो रिएक्शंस आपने ओपन कंटेनर में कराई थी, जैसे कि एक एग्जांपल हमने कराया था CaCO3 गिविंग CaO
प्लस CO2 गैस, और एक कराया था हमने NH4HS सॉलिड गिविंग NH3 गैस प्लस H2S गैस। इसके अलावा हेट्रोजीनस में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है। दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है, बट स्ट्रक्चर डायमंड और ग्रेफाइट का अलग अलग है, इसलिए दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। जरूरी चीज है ये कि जो वेसल है वो होना चाहिए क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल होना जरूरी है। सो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लीजिए जहां पे R1 R2 रिएक्ट होके दे रहे हैं P1 और P2, तो यहां पे R1 और R2 जो होंगे इनको हम कहेंगे these two are the reactants, और जो P1 P2 बन रहे हैं इनको हम कहेंगे these are the products। तो जब आप रिएक्शन शुरू किए होंगे तब आपके पास सिर्फ R1 R2 प्रेजेंट होगा। R1 R2 रिएक्ट होके प्रोडक्ट P1 P2 बनाना शुरू करेंगे, तो इनिशियली क्योंकि सिर्फ R1 R2 प्रेजेंट थे तो आगे वाला रेट बहुत ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट P1 P2 ना होने की वजह से बैकवर्ड वाला रेट काफी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे P1 P2 बनता जाएगा वैसे वैसे P1 P2 रिएक्ट होके R1 R2 बनने लगेगा, और ये बैकवर्ड रेट भी बढ़ने लगेगा। जो फॉरवर्ड रेट था R1 R2 वो धीरे धीरे रिएक्ट होके कम होते जाएंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने लगेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे देखते हैं हम कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। सो एट इक्विलिब्रियम first point is rate of forward reaction, जिसे अगर हम RF कह दें तो वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, RP। सो जिस रेट से रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो रही थी उसी रेट से रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जिस रेट से आगे जा रहा है उस रेट से पीछे आ रहा है, तो अल्टीमेटली होगा ये दैट कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। तो हमें दिखाई देगा दैट कंसंट्रेशन, दैट इज मोल per liter of reactant and product become constant। so concentrations constant हो जाएंगी, और rate of forward reaction इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। याद रखिए कांस्टेंट हुआ है, इक्वल नहीं हो गया। अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखें तो ये क्लियरली देख सकते हैं कि रेट एंड टाइम के साथ अगर हम रेट को y एक्सिस पे बनाएं और टाइम को x एक्सिस पे बनाएं, तो हमें ये देखने को मिलेगा दैट द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा,
और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली बहुत ज्यादा था, बट धीरे धीरे वो घटता है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। अगर रिएक्शन था R1 प्लस R2 गिविंग P1 प्लस P2, तो एक टाइम आएगा T, दैट इज T इक्विलिब्रियम, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। अगर इसकी जगह हमारे पास ग्राफ हो रेट वर्सेस टाइम, जिसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, ऊपर वाले को हम RF कह देते हैं, नीचे वाले को RB, तो देखिए RF शुड बी इक्वल टू RB फॉर इक्विलिब्रियम, सो हम कह सकते हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता है। अगर हम कंसंट्रेशन की ग्राफ को देखें, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो कंसंट्रेशन विथ टाइम के ग्राफ में जरूरी यह है दैट कंसंट्रेशन शुड बिकम कांस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए रिएक्टेंट होगा ऊपर, बिकॉज रिएक्टेंट इनिशियली ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट होगा नीचे क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। सो यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाता है एक पॉइंट पे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें कंसंट्रेशन विथ टाइम, तो इस ग्राफ में अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, सो बेसिकली concentration of reactant and concentration of product should become constant, तो ये ग्राफ भी सही हो जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए। पहला वाला भी सही हो सकता है, या एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ इस तरीके से आ जाए और रिएक्टेंट इस तरीके से आ जाए, तो ये हो गया प्रोडक्ट और इधर आ गया रिएक्टेंट। बेसिकली प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुड बिकम कांस्टेंट। सो समराइज अगर हम करें तो RF शुड बिकम इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट शुड बिकम कांस्टेंट। Concentration of product and concentration of reactant should become constant। तो ये दो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम के लिए। अगर हम एक एग्जांपल से इसको देखें तो देखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कर्व कैन बी लाइक, सो rate of forward reaction will become equal to RF is rate of forward reaction, RB is rate of backward, तो rate of forward rate of backward के बराबर होना चाहिए, यानी कि A ऑप्शन यहां पे अपना आंसर आ जाने वाला है। दूसरा, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ये जानते थे कि इक्विलिब्रियम आने पे कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इक्वल हो सकते हैं, ये कांस्टेंट कम ज्यादा हो सकते हैं, ये कांस्टेंट इधर हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन आगे बढ़े और हम पहुंचेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट पॉइंट है दैट इक्विलिब्रियम can be achieved from either directions,
यानी कि हम रिएक्टेंट लेके भी बना सकते हैं इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट लेके भी बना सकते हैं। दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर सकते हैं हम, या तो आप दोनों ही ले लो, रिएक्टेंट भी ले लो, प्रोडक्ट भी ले लो, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। किसी भी डायरेक्शन से हम शुरू कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम is dynamic in nature। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम हमेशा चल रहा होगा, कभी रुका हुआ नहीं होगा। यानी कि रिएक्टेंट जो है उनसे प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होगा, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। तो आपको कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो दिखाई दे रहा है, बट कांस्टेंट है नहीं, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक इस तरीके का कंटेनर है, और इस कंटेनर में ये इस तरीके का है। अब ऊपर से यहां पे एक टैप लगा हुआ है, और इस टैप से पानी आता जा रहा है। ऊपर से पानी आ रहा है और यहां टैप से पानी निकल रहा है। तो जो हाइट है वो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, पर इसका क्या मतलब है? क्या पानी रुका हुआ है यहां पे? एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पानी इस कंटेनर में यहां पे है, और यहां पे भी हाइट h कांस्टेंट है। नाउ फर्स्ट वन जो है, ये केस है हमारा डायनामिक का, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जिस रेट से आ रहा है, डी इन इज इक्वल टू डी आउट, एंड फर्स्ट वन इज डायनामिक। जबकि सेकेंड वन में भी हाइट कांस्टेंट है, बट यहां कुछ चल नहीं रहा है, सो दिस इज स्टैटिक। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, यानी इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो हमेशा चल रहे होते हैं। माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है। थर्ड पॉइंट, अ कैटलिस्ट कैन, सो कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ कैन अल्टर द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम but does not change the state of equilibrium। इसका मतलब यह है कि कैटलिस्ट ऐड करने से हो सकता है इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए या लेट हो जाए, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो कंसंट्रेशंस होंगे उनके ऊपर में यहां कोई भी चेंज नहीं होगा कैटलिस्ट के ऐड करने से। देन फोर्थ पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। And fifth point, the equilibrium state can be affected by altering or changing factors like pressure, volume, concentration, and temperature। सो इक्विलिब्रियम के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं हम। इस ग्राफ में दे रखा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है ये किस इक्विलिब्रियम के लिए
मैंने ग्राफ बनाया है। सो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम। तो देखिए ए का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो ए इनिशियली बहुत ज्यादा था लेकिन कम होता जा रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट होना चाहिए। बी जो थे वो 0 थे, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा बी और सी बढ़ने लगे, मतलब ये प्रोडक्ट होना चाहिए। बी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है सी से, यानी बी का रेशियो जो है स्टिक्योमेट्री जो है वो ज्यादा होना चाहिए सी से। तो मैं ऑप्शन में से चुनूं ए रिएक्टेंट साइड में चाहिए, बी और सी प्रोडक्ट में चाहिए। अब बी जो है वो ज्यादा होना चाहिए सी से, राइट। तो एक ही ऑप्शन आता है यहां पे, ए गिविंग 2b + c। दैट मीन्स बी आंसर हो जाएगा इसमें। कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा KClO3 which is a solid on heating gives KCl and O2 गैस, तो गैस तो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली AgNO3 + NaCl aqueous aqueous to give AgCl, सॉलिड है तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये भी हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। देन Mg + O2 गिविंग MgO, कंबशन रिएक्शन है ये, कंबशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। देन डी ऑप्शन NH4Cl solid decomposes to give NH3 gas plus HCl gas, ये अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। NaOH + HCl गिविंग NaCl + H2O, NaOH + CH3COH, NH4OH + HCl, NH4OH + HCOH। सो सीधे सीधे शब्दों में ऐसे याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसे, ये होगा इरिवर्सिबल। अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का केस हो, या वीक एसिड प्लस वीक बेस का केस हो, इन तीनों ही केस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। आपको पहचानना है बस कि एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो NH4OH जो था वो, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH एसिटिक एसिड इज अ weak acid, NH4OH is a weak base, ammonium hydroxide, HCl is a strong acid, NH4OH is a weak base and HCOH is a weak acid. So B, C, D तीनों ही रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स salt plus water, this will be a irreversible reaction. Then next example, which of the following is an example of chemical equilibrium? First one, CH4 gas plus O2 gas giving CO2 gas plus H2O, liquid है let's say। तो first one is a combustion reaction। combustion reaction जब भी कुछ जलता है तो वो जनरली irreversible। सेकेंड में देखिए इक्विलिब्रियम तो है, बट दिस इज अ केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, not a case of chemical equilibrium. Third one, AgNO3 aqueous, NaBr aqueous, AgBr solid, precipitate हो जाएगा ये, तो precipitation reaction, this is a irreversible reaction। तो एक ही ऑप्शन बचा N2 gas plus H2 gas giving NH3 gas, so D हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो है वो CGF 2017 में आया हुआ है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें से कौन सा रिवर्सिबल है? तो फर्स्ट वन में AgCl बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। Na plus H2O गिविंग NaOH plus H2, H2 गैस बाहर निकल जाएगा, दिस इज अ इरिवर्सिबल। NaOH plus CH3COH, देखिए दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस with a weak acid, strong base weak acid, this is a case of reversible reaction. Then D option, PbNO3
NaI gives PbI2. Now PbI2 भी अगेन प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम अप्रोच कर सकते थे। देन नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी क्या है, सब सेम फेज में होनी चाहिए। यहाँ NH4HS सॉलिड है, NH3 गैस, H2S गैस, ये नहीं हो सकता। कार्बन डायमंड प्लस से ग्रेफाइट बन रहा है। एलोट्रोपिक चेंज जनरली होगा हेट्रोजीनस टाइप का। देन सी ऑप्शन, एसिटिक एसिड अल्कोहल गिव्स एस्टर CH3COO-C2H5 एंड H2O। तो यहां पे सब लिक्विड में है। दिस इज अ केस ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रियम, दैट विल बी द आंसर। इसके अलावा N2O4 गैस है, NO2 गैस है, ये भी सब जब गैस में हो तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम। फर्स्ट में देखिए सॉलिड और गैस दो चीजें हो गई। सेकेंड में सॉलिड सॉलिड हमेशा हेट्रोजीनस का केस होता है। गैस गैस हमेशा होमोजीनस का केस होगा। अगर सब लिक्विड में है तो ये भी एक होमोजीनस का केस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ बी ऑप्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम इन बोथ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस रिएक्शन। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अप्रोच टू इक्विलिब्रियम इज इनिशियली फास्ट एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो हमने देखा था रेट का, रेट इनिशियली ज्यादा था और धीरे धीरे रेट कम होता जाता है और एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इनिशियली फास्ट था, बाद में स्लो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ये ऑप्शन भी सही है, तो अपना आंसर हो गया ए। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में बन जाए तो वो तो इरिवर्सिबल हो गया, ये नहीं हो सकता। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, बिल्कुल यही होगा अपना आंसर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमेशा होगा इक्विलिब्रियम पे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देन नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन रिएक्शन N2 प्लस O2 गिविंग 2NO। अब दे नहीं रखा, लेकिन N2 गैस होता है, O2 गैस होता है, 2NO भी गैस होता है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है पूछ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंजिंग वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। क्या सिर्फ रिएक्टेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज चेंजिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस इज चेंजिंग। तो अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट किए हैं तो हमको ये दिखाई देगा कि इक्विलिब्रियम आने पे, कब का पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम आने पे। तो इक्विलिब्रियम आने पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट। सो दैट इज आंसर बी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। देन ये क्वेश्चन देखिए, CGF 2017 में आ चुका है। पूछता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इज, ये दे रखा है रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो CO2 गैस है, CaO सॉलिड है एंड CaCO3 सॉलिड है। सॉलिड एंड गैस, दैट मींस दिस इज द केस ऑफ हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इसको क्लोज्ड कंटेनर में कराएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ओपन कंटेनर में करा दिया तो CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और CO2 बाहर निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश करना है और एक आपके पास कम से कम गैस कंपोनेंट है तो उसके लिए क्लोज्ड कंटेनर होना जरूरी है। सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड पॉट, बिल्कुल सही है। इट इज इरिवर्सिबल इन ओपन पॉट, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको यूज़फुल ज़रूर लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जिनके लिए भी यूज़फुल हो। मैं आपसे मिलूंगा सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।